गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहला यूनिट हमारा बहुत पहले ख़त्म हो गया था और उसका 10 तारीख को एक बहुत बड़ा टेस्ट रखा गया है। आपको पेपर अपलोड कर दिया जाएगा और उसका उत्तर लिख करके आपको 3.5 घंटों में वापस अपलोड करना है और आपकी कॉपियाँ चेक होगी। तो आपको इन 5-7 दिनों के अंदर पूरा कोर्स, पूरा जो पहला यूनिट है उसके वीडियो देखने हैं और उसको पढ़ना है और उसके बाद फिर उसके उत्तर देने हैं। हम दूसरे अध्याय में पढ़ रहे थे, हमारा पहला राजवंश था मौर्य वंश, वो पूरा हो गया। आज हम बात कर रहे हैं गुप्त वंश के बारे में। सबसे हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश, हमारे पाठ्यक्रम में है गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद बीच में कुछ छोटे राजवंश है, वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। गुप्त वंश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत। गुप्त वंश की जानकारी के स्रोतों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुप्त वंश की जानकारी के जो स्रोत है वो है पुराण साहित्य। पुराण साहित्य, और पुराण साहित्य के अंदर हम बात करते हैं तो इसमें भागवत पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, पुराण साहित्य हमारे ऐतिहासिक स्रोत हमने पढ़े थे। और ऐतिहासिक स्रोतों में हमने पढ़ा था साहित्य स्रोत, और साहित्य स्रोतों में हमने पढ़ा था वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य के अंदर हमने पढ़ा था पुराण साहित्य। पुराण साहित्य एक विस्तृत स्वरूप जो ऐतिहासिक वंशावलियों का विवरण देता है, इसलिए गुप्त वंश की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत। इसलिए कहते हैं कि ऐतिहासिक विवरण देने वाला पहला राजवंश जो है वो गुप्त वंश माना जाता है। कुछ अभिलेख भी है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ऐरण का अभिलेख, ऐरण का अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र प्रभावती गुप्ता का, और रिद्धपुर, रिद्धपुर का अभिलेख। इसके बाद में जो मुद्राएं हैं, मुद्रा शास्त्र, ये भी एक स्रोत है गुप्त साम्राज्य की जानकारी के लिए। मुद्रा शास्त्र भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इस समय स्वर्ण और रजत की मुद्राएं जारी की गई सबसे अधिक। तो इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट की मुद्राएं हैं, समुद्रगुप्त की मुद्राएं हैं, समुद्रगुप्त की मुद्राएं हैं, कुमारगुप्त सर्वाधिक, कुमारगुप्त की सर्वाधिक मुद्राएं हैं, काचगुप्त की मुद्राएं हैं, काचगुप्त की। तो ये जो मुद्राएं हैं ये भी जानकारी का स्रोत है। परीक्षा में प्रश्न आता है गुप्त साम्राज्य की जानकारी के कोई 2 स्रोत बताइए, तो आप बता सकते हैं पुराण साहित्य, पुराण साहित्य में भागवत पुराण और वायु पुराण। और अभिलेख स्रोत पूछते हैं तो आप इसमें से बता सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति, ऐरण का अभिलेख, पूना ताम्रपत्र और रिद्धपुर का अभिलेख। और मुद्राएं पूछते हैं तो सर्वाधिक कुमारगुप्त की मुद्राएं हैं और चंद्रगुप्त की विशेष मुद्रा है, जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। तो ये इनकी जानकारी के स्रोत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं। गुप्त वंश के संस्थापक, यहाँ पर देखिए, एक संस्थापक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आता है आदि पुरुष। कौन है आदि पुरुष? आदि पुरुष के बाद आता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है? आदि पुरुष पहला संस्थापक व्यक्ति होता है, और वास्तविक जो होता है वो उस साम्राज्य को स्वतंत्र शासन सत्ता के रूप में स्थापित करता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं। जैसा कि डी कौशाम्बी है, के वाजपेयी है, ये इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त वंश के जो शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। इसलिए दूसरा एक और हमारे पास स्रोत आता है इत्सिंग का विवरण, चीनी यात्री इत्सिंग का विवरण। चीनी यात्री इत्सिंग कहते हैं कि जब मैं मृग सिखावन गया, मृग सिखावन
जिसे हम पाटलिपुत्र का क्षेत्र मानते हैं, मृग शिखावन। वो कहते हैं कि जब मैं मृग शिखावन गया तो पूरा क्षेत्र मैंने उजड़ा हुआ देखा। मृग शिखावन के अंदर एक चेली केतो, इसे हम कहते हैं चीनी बौद्ध मंदिर, चीनी बौद्ध मंदिर, विशेष करके नालंदा के अंदर, वहां पर एक शब्द लिखा है चेलिकेतो। और चेलिकेतो शब्द का संबंध जो सिंह है वो स्थापित कर रहे हैं श्रीगुप्त से, श्रीगुप्त से। इसीलिए अधिकतर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि गुप्त वंश का आदि पुरुष है वो श्रीगुप्त है, या संस्थापक है वो श्रीगुप्त है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसका संस्थापक घटोत्कच को मानते हैं। जैसे ये पूना ताम्रपत्र और रिद्धपुर का अभिलेख है, ये दो ऐसे स्रोत हैं, ये कह रहे हैं कि घटोत्कच जो है वो गुप्त वंश का आदि पुरुष माना जाता है। लेकिन आपने को ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो हमारा उत्तर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष माना जाता है। देखिए, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच जो है वो स्वतंत्र शासक नहीं थे। इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने जो कोई बड़ी उपाधियां धारण नहीं की, महाराज की उपाधि धारण की। महाराज, तो महाराज की जो उपाधि है वो एक सामान्य उपाधि होती है। उस समय जो शक्तिशाली शासकों के अंतर्गत जो सामंत होते थे वो इस तरह की उपाधि धारण करते थे। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक बहुत बड़ी उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ओरिजिनल ऑनरेबल प्रश्न है, ये सवाल पूछा जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रहे, पहला सवाल है हमारा, गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे माना गया? श्रीगुप्त को माना गया। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया। दूसरी बात हमारे सामने आती है कि जब गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना का जो समय माना जाता है वो 319 ईस्वी का माना जाता है। 319 ईस्वी का माना जाता है। अब ये वास्तविक जो संवत है, गुप्त संवत की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम से मानी जाती है। और तिथि की गणना, यदि हम काल गणना, समय की गणना करते हैं गुप्त राजवंश की, तो 319 ईस्वी से करते हैं। ध्यान दें, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। मौर्य साम्राज्य था वो ईसा पूर्व में था। ईसा पूर्व की समाप्ति के बाद ईस्वी सन प्रारंभ हुआ और ये 319 ईस्वी है। और 319 ईस्वी गुप्त संवत की स्थापना का समय है और चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक का समय भी है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब सवाल की बात करते हैं, किस तरह से सवाल पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है गुप्त वंश की स्थापना कब और किसने की? एक सामान्य सवाल है। तो यहां इसका उत्तर होगा गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की और इसी 319 ईस्वी को गुप्त संवत की शुरुआत हुई। एक प्रश्न ये है। अब गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। और सामान्य सवाल आता है गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की?
तो हमारा उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह का उत्तर हम इस तरह के प्रश्नों में देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये 319 ईस्वी का कहाँ उल्लेख है, ये काल गणना का समय का कहाँ उल्लेख है। तो हम देखते हैं कि अलबेरूनी की एक रचना है किताबुल हिंद। अलबेरूनी फारसी इतिहासकार है अलबेरूनी की रचना है किताबुल हिंद या तहकीकात ए हिंद। इसमें उल्लेख मिलता है कि शक संवत का समय है 78 ईस्वी 78 ईस्वी। शक संवत के 241 वर्ष बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो हम जब देखते हैं कि 278 प्लस हम करते हैं 241 वर्ष, तो कितना होता है 319 ईस्वी समय होता है। और ऐसे आधार पर ही हम कह रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो 319 ईस्वी को हुई। ये शक संवत 78 ईस्वी और 241 वर्ष बाद यानी 241 वर्ष इसके अंदर जोड़ते हैं तो 319 ईस्वी समय आता है और वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना का वास्तविक समय माना जाता है। अब सवाल पूछा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या जानते हैं या चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य की रक्षा है वो वैवाहिक संबंधों के आधार पर स्थापित की, वैवाहिक संबंधों के आधार पर स्थापित की। अब वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य की स्थापना क्यों की, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि इस मगध के पड़ोस में जो मित्र राज्य था, पड़ोसी राज्य था वैशाली, और वैशाली एक शक्तिशाली राज्य था। यहां पर लिच्छवी वंश का शासन था वैशाली के अंदर, और वैशाली एक शक्तिशाली राज्य था। यदि चंद्रगुप्त प्रथम उस समय वैशाली से संघर्ष करते तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, या फिर वैशाली वाले संघर्ष करते तो दोनों में एक परिणाम होता। इसलिए क्या हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, लिच्छवी गणराज्य की। और यहां हम आगे बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में स्थित है, हम उसका विस्तृत आगे विवरण देख रहे हैं। हरिसेन उसके रचयिता है और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेखित करती है। और समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त का पुत्र, और यहाँ उल्लेखित मिलता है कि इस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त के बारे में कि ये लिच्छवी दोहित्र माना गया, लिच्छवियों का दोहिता माना गया। लिच्छवी दोहित्र का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से संबंधित इसका ननियाल है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया, ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने पहला व्यक्ति था जिसने रजत और स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और रजत और स्वर्ण मुद्राओं पर राजा और रानी का पहला चित्रयुक्त विवरण यानी लेख नाम भी लिखा हुआ, और स्वयं दोनों के चित्र, राजा रानी की मुद्रा जिसे हम कहते हैं राजा रानी की मुद्रा। तो राजा रानी की मुद्रा किसकी है? चंद्रगुप्त प्रथम की है। या कुमार देवी प्रकार की मुद्राएं किसकी है? चंद्रगुप्त प्रथम की है। तो इन मुद्राओं से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी गणराज्य में वैशाली से वैवाहिक संबंध स्थापित करके और वैशाली को मगध में मिलाया और अपने साम्राज्य का विशाल स्वरूप स्थापित किया। वैवाहिक संबंधों के आधार पर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य की रक्षा की, साम्राज्य को स्थापित किया। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त शक्तिशाली शासक बना। समुद्रगुप्त शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का शासक बना। और समुद्रगुप्त के संबंध में बड़ा सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो हम आगे देख रहे हैं समुद्रगुप्त का विस्तृत
विवरण। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, सवाल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। जैसा कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन जो यूनान का शक्तिशाली व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने यूरोप के विजय अभियान को सफल बनाया लेकिन खुद असफल रहा, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों को इसने जीता था उन्हें पुनः ये उन शासकों को, भाई को, अपने मित्रों को समर्पित करता गया और अंत में देखा गया तो उसके पास एक कोर्सिका एकमात्र द्वीप था और उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो इस तरह से उस जैसे विजय अभियान समुद्रगुप्त ने अपनाए। समुद्रगुप्त को भी हम क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने ये कहा। तो बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त देखिए, समुद्रगुप्त की जो समस्त अधिकतर जानकारी है वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति से ये सवाल भी पूछा जाता है कि आप प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्या जानते हैं, या आप प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी इतिहासकार कहें, मंत्री कहें, जो भी कहें, शक्तिशाली दरबारी विद्वान कहें। एक तो इसका मंत्री था समुद्रगुप्त का, उसका नाम था वसुबंधु। और ये जो दरबारी इतिहासकार और विद्वान था इसका नाम था हरिसेन। हरिसेन एक महासंधि विग्राहक था। महासंधि विग्राहक हरिसेन एक महाअमात्य था, यानी प्रधानमंत्री था। हरिसेन के पास बहुत सारी पद और उपाधियां थी और संस्कृत का विद्वान था। हरिसेन ने क्या किया कि इलाहाबाद में जो अशोक या कौशाम्बी प्रशस्ति थी, इसको हम कौशाम्बी प्रशस्ति या अशोक प्रशस्ति कहते हैं। अशोक ने इस शिला को स्थापित करवाया था और इसी पर जगह खाली पड़ी थी और इसी पर क्या किया, समुद्रगुप्त के विवरण को, यानी समुद्रगुप्त के विजय अभियान या समुद्रगुप्त की उपाधियां या समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि ख्याति को चंपू शैली में, ध्यान रहे, चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य दोनों का संयुक्त रूप होता है, उसको चंपू शैली कहा जाता है। संस्कृत भाषा में चंपू शैली में 33 पंक्तियां लिखवाई। कितनी पंक्तियां लिखवाई? 33 पंक्तियां उस पत्थर पर, उस शिला पर उत्कीर्ण करवाई। और 33 पंक्तियों में हम आगे देखेंगे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है, समुद्रगुप्त की उपाधियों का उल्लेख किया है। अब कौन सी उपाधियां और कौन सा विजय अभियान का उल्लेख किया है? समुद्रगुप्त को यहाँ पर कविराज की उपाधि दी गई है, कविराज। समुद्रगुप्त को यहाँ पर धरणीबंध की उपाधि दी गई है। धरणीबंध का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी या संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। समुद्रगुप्त को यहाँ पर व्याघ्रहंता की उपाधि से संबोधित किया गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की जो व्यक्तिगत जानकारी देने वाला अभिलेख है वो है एरन का अभिलेख। और एरन के अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी यानी रानी दत्त देवी
का उल्लेख मिलता है, दत्त देवी का उल्लेख है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया, लिच्छवी दोहित्र कहा गया। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के परिवार का जो संबंध है वो लिच्छवी गणराज्य से रहा। अब देखिए, परीक्षा में प्रश्न आता है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति ये होगी, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद कौशाम्बी में स्थित है। उसके बाद दूसरी पंक्ति होगी, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है और ये चंपू शैली में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कवि दरबारी विद्वान और कवि हरिशैन, जो समुद्रगुप्त के दरबार में महासंधि विग्राहक और महाआमात्य थे। समुद्रगुप्त की विजय अभियान का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और समुद्रगुप्त की उपाधियां और प्रसिद्धि का उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में 33 पंक्तियां उल्लेखित की गई है, जिसमें उसके विजय अभियान को लिखा गया है। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में लिच्छवी दोहित्र से संबोधित किया गया है, अर्थात लिच्छवी गणराज्य से इनका संबंध रहा। और समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति में एक शब्द उल्लेखित किया गया है, एही, और एही का हिंदी अर्थ होता है आइए। और आइए शब्द का प्रयोग उस समय में सम्मानजनक व्यक्ति के लिए किया जाता था। जो सबसे सम्मानजनक व्यक्ति है उसके लिए आइए शब्द का प्रयोग होता था। इसीलिए इतिहासकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि समुद्रगुप्त का जो गुप्तों का जो राजवंश है वो ब्राह्मण रहा है। ब्राह्मण राजवंश से धारण गोत्र के ब्राह्मण जो है उससे संबंधित एक और उल्लेख आता है। समुद्रगुप्त को तुम्बरु संगीतकार, नारद संगीतकार, ऋषि कश्यप के समान उल्लेखित किया गया है और ऋषि कश्यप भी धारण गोत्र के ब्राह्मण रहे। तो ऐसे साक्ष्य भी प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है, जिसमें समुद्रगुप्त की समस्त जानकारी मिलती है। और उसके बाद में प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त की व्यक्तिगत जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है। हमारा उत्तर होगा ऐरन का अभिलेख। देखिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ऐरन का अभिलेख है। इसको पुष्पनगर या समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा जाता था। समुद्रगुप्त के विजय बयान के बाद समुद्रगुप्त का समय अधिकतर यहाँ बीता, इसलिए इस अभिलेख में, ऐरन के अभिलेख में समुद्रगुप्त की रानी दत्त देवी का उल्लेख है। इसका मतलब ये व्यक्तिगत जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख ऐरन का अभिलेख है। तो समुद्रगुप्त के जो विजय बयान हैं, उसी विजय बयानों के आधार पर विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया है। तो आइए हम देखते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियान, यानी समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में किस प्रकार से किया गया है, उसको हम एक टेबुलेशन के माध्यम से और नक्शे मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए एक उल्लेख ये भी आता है कि श्रीलंका सिंहल द्वीप श्रीलंका के शासकों ने बोध गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी और समुद्रगुप्त ने ये बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य इतना विस्तृत था कि उनके सिंहल द्वीप के साथ भी संबंध रहे। अब देखिए अखंड भारत के मानचित्र में हम देखते हैं समुद्रगुप्त का मुख्य जो केंद्र है वो है मगध, पाटलिपुत्र, अब इस साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण जब हम देखते हैं
तो यहाँ पर ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला, ये साम्राज्य की राजधानी, इसे हम उत्तरापथ कहते हैं। ये जो राजधानी थी उत्तरापथ राजधानी, उत्तरापथ क्षेत्र की जो राजधानी थी जिसको हमने तक्षशिला नाम दिया। उसके बाद आता है मध्य प्रांत, और मध्य प्रांत में आता है अवंती, अवंती प्रांत, ये मध्य की राजधानी थी। उसके बाद आता है दक्षिण में सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ये दक्षिणापथ की राजधानी थी, दक्षिणापथ की राजधानी। उसके बाद आता है प्राची या मध्य प्रांत, मध्य केंद्र, मध्य केंद्र की राजधानी थी, वो थी पाटलिपुत्र मगध के अंदर। और इसके अलावा तोसली, जोगढ़ उड़ीसा में तोसली, जो अशोक के समय थी, तोसली की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, वो भी इसके राज्य की सीमा थी। अब देखिए, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, मध्य प्रांत की अवंती और प्राची पाटलिपुत्र, ये 4 राजधानी के अंदर थे। अब देखते हैं विजय अभियानों को कि किस तरह के इसके विजय अभियान थे। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर 6 विजय अभियान दिखाई देते हैं, 6 विजय अभियान। एक एक को हम देखते हैं। प्रथम चरण, प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो प्रथम चरण का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में, ध्यान दें समस्त विजय अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में ही है। जैसा कि मैंने बता दिया है कि समस्त विजय अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, भारत का नेपोलियन कहा। ये प्रश्न पूछा जाता है क्यों कहा, तो इसके विजय बयानों को देखते हैं। प्रथम चरण के विजय बयान हैं जो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर पंक्ति संख्या पंक्ति 13 और 14 में उल्लेखित है, और पंक्ति 13 और 14 में उल्लेखित है वो है आर्यावर्त विजय अभियान, आर्यावर्त विजय अभियान। ये जो आपके सामने मानचित्र है अखंड भारत का, इसको आर्यावर्त कहा जाता था। और आर्यावर्त का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश का भाग, कुछ इस राजस्थान का, गुजरात का कुछ भाग, और ये उत्तरी पूरा क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र है, इसको हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। और इस पंक्ति में उल्लेखित आता है कि आर्यावर्त के 3 राजा गणपति, अच्युत और नागसेन, इन 3 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था आर्यावर्त के विजय अभियान में। और 3 राजाओं को पराजित करने के बाद यहां जो इन्होंने नीति अपनाई, उस नीति का नाम है पृष्ठभूधारण की नीति, पृष्ठभूधारण की नीति, और इसका अर्थ है विलय की नीति, विलय की नीति। देखिए, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के संबंध में इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उल्लेखित किया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में धरणीबंध की उपाधि दी गई है। धरणीबंध का मतलब है समस्त पृथ्वी को जीतने वाला या समस्त पृथ्वी का स्वामी, इस तरह की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में 33 पंक्तियों में संस्कृत भाषा में मिलता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, 6 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण को हम देखते हैं तो इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की
पंक्ति संख्या 13 और 14 में मिलता है और इस प्रथम विजय अभियान का नाम है आर्यावर्त विजय अभियान। इसमें उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 3 राजा, जिसे हम अनाग के नाम से याद रख सकते हैं, अनाग, अच्युत, नागसेन और गणपति, इनको पराजित किया और आर्यावर्त के प्रति समुद्रगुप्त की जो नीति है वो पृष्ठभोधारण की नीति रही। इसे हम विलय की नीति के रूप में जानते हैं। ये प्रथम चरण का विजय अभियान। दूसरे चरण का विजय अभियान हम देखते हैं तो इसका उल्लेख मिलता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण विजय अभियानों के समस्त चरण को अपन व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसा यहाँ टेबुलेशन के माध्यम से, यहाँ मैं बात करूंगा चरण, यहाँ आ जाएगा चरण, उसके बाद आ जाएगा उल्लेख। उल्लेख का मतलब कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है। उसके बाद आ जाएगा विवरण। विवरण का मतलब क्षेत्र और उस क्षेत्र के प्रति अपनाई गई नीति। विजय अभियान, समुद्रगुप्त के विजय अभियान। देखिए, प्रथम चरण की हम बात करते हैं। 6 चरण थे, प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो यहां उल्लेख मिलता है 13वीं और 14वीं पंक्ति में। 14वीं पंक्ति किसकी पंक्ति है? प्रयाग प्रशस्ति के लेख की पंक्ति है। क्षेत्र कौन सा बताया है? आर्यावर्त। आर्यावर्त का क्षेत्र। आर्यावर्त के क्षेत्र में 3 राजाओं के नाम हैं, अनाग, अच्युत, नागसेन और गणपति। ये याद रखना है। और यहां जो नीति अपनाई गई इसका नाम है पृष्ठभोधारण की नीति। पृष्ठभोधारण की नीति, और इसका अर्थ क्या है? विलय की नीति। विलय की नीति। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की, विजय अभियान का। द्वितीय चरण विजय अभियान का द्वितीय चरण, दूसरा चरण द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का उल्लेख मिलता है 19वीं और 20वीं पंक्ति में। 19वीं और 20वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। और यह जो उल्लेख है वो है दक्षिणापथ के राज्यों का उल्लेख। दक्षिणापथ का विजय अभियान। अब देखिए, दक्षिणापथ की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में हम देखते हैं ये पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण भारत का पश्चिमी तट, और ये दक्षिण भारत का पूर्वी तट। तो ध्यान रहे, समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण में अभियान किया था तो पश्चिमी तट में, पश्चिमी तट के क्षेत्र में वाकाटक वंश का शक्तिशाली राज्य था। तो समुद्रगुप्त वाकाटक राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसी समुद्रगुप्त पूर्वी तट के राज्यों को जीतता है। पूर्वी तट के राज्य, ध्यान रहे। और ये पूर्वी तट के 12 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 12 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब यहां जो पूर्वी तट के, दक्षिण भारत के पूर्वी तट के 12 राज्यों को इसने जीता, तो यहां पर जो नीति अपनाई जिसका नाम है ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति। देखिए, यहां 3 नीतियां हैं। ग्रहण का मतलब यह हुआ कि समुद्रगुप्त ने जैसे ही अभियान किया, आक्रमण किया, उससे पहले ही वह राज्य समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेगा, यानी उसने समुद्रगुप्त की सत्ता को ग्रहण कर लिया। नंबर 2, मोक्ष।
ऐसे शासक जो प्रतिकार करते हैं उससे समुद्रगुप्त युद्ध करते हैं और युद्ध में वो शासक मारे जाते हैं और मारे जाने के बाद उसके निकट संबंधी को राज्य दे दिया जाता है, उसी के वंश के व्यक्ति को, और वो राज्य जो है वो समुद्रगुप्त के अंतर यानी उसके राज्य के अंतर्गत ही होता है। इसे मोक्ष की नीति कहा। तीसरी है अनुग्रह की नीति। ऐसे शासक जो समुद्रगुप्त के समकक्ष या शक्तिशाली है उनसे समुद्रगुप्त निवेदन करते हैं और निवेदन करने के बाद वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो दक्षिण भारत के 12 राज्यों के प्रति ये 3 नीतियां रही। ग्रहण की नीति अधीनता स्वीकार करना, मोक्ष की नीति प्रतिकार करके शासक की सत्ता को समाप्त करना और दूसरे निकट संबंधी को शासन सत्ता सौंप देना, अनुग्रह उस समुद्रगुप्त के समान शक्तिशाली शासकों से निवेदन करके राज्य का विलय करना। इस तरह की दक्षिण भारत, देखिए यहाँ आपको लग रहा है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में ऐसी नीति क्यों अपनाई। ऐसी नीति इसलिए अपनाई कि समुद्रगुप्त केवल विजय करना चाहता था दक्षिण भारत के राज्यों को, वहां शासन चलाना समुद्रगुप्त के वश की बात नहीं थी। इसलिए समुद्रगुप्त जीत करके उनको अपने अंडर लाना चाहता था, उनके अपने नेतृत्व में लाना चाहता था और वहां से वो बड़ी आय राजस्व को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए इस तरह की दक्षिण भारत की नीति को अपनाया। तो ध्यान रहे, इस तरह की नीति को अपनाया गया। उसके बाद है तीसरा चरण विजय अभियान। तीसरे चरण का उल्लेख मिलता है 21वीं पंक्ति में। 21वीं पंक्ति, यहां देखिए तीसरे चरण और चौथे चरण दोनों का उल्लेख हम देखते हैं 21वीं पंक्ति में है। 21वीं पंक्ति में तीसरे चरण में उल्लेखित किया गया है वो है आठविक राज्यों का विजय अभियान। आठविक राज्यों का विजय अभियान। आठवीं का मतलब होता है वनवासी राज्य। ऐसे राज्य जो वनवासी क्षेत्र के राज्य है इन पर विजय अभियान अपनाया गया और यहां पर जो नीति अपनाई उसका नाम है परिचारीकृत की नीति। इसका मतलब होता है कि इन राज्यों को अपना सेवक बना लेना। परिचारीकृत का मतलब है कि इनको अपना सेवक बनाने की जो नीति है वो इस तरह की नीति अपनाई। यहाँ पर एक बात और हम उल्लेखित करते हैं, 21वीं पंक्ति में भी उल्लेखित है, पंक्ति में ही उल्लेखित है कि ये एक और आर्यावर्त का विजय अभियान करते हैं। आर्यावर्त के 2 विजय अभियान है, एक तो 13 और 14 में उल्लेखित है, एक 21वीं पंक्ति में उल्लेखित है। और यहां आर्यावर्त के ये पुनः 12 राज्यों को या राज्यों को कहीं 18 राज्यों को इस तरह से जीता है। तो आर्यावर्त का ये दूसरा इसका विजय अभियान था। इसका उल्लेख भी तीसरे चरण में दिखाई देता है। चौथा चरण, ये चौथा चरण आर्यावर्त का चौथा चरण हो गया और तीसरा चरण आठविक राज्यों का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 5वां चरण। 5वें चरण की हम बात करते हैं, इसका उल्लेख मिलता है 22वीं पंक्ति में। 22वीं पंक्ति में, और 22वीं पंक्ति में उल्लेखित किया गया है कि सीमांत राज्य पर विजय अभियान अपनाया। सीमांत राज्य, अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि सीमांत राज्य 2 थे, एक पूर्वी सीमा के राज्य और एक पश्चिमी सीमा के राज्य, और दोनों ही अलग अलग सिस्टम से थे। एक सिस्टम था जिसमें राजतंत्रात्मक, एक सिस्टम था जिसमें गणतंत्रात्मक। तो जो पूर्वी सीमा के राज्य थे, जैसे असम है, नेपाल का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, ये पूर्वी राज्यों का क्षेत्र था और पूर्वी राज्यों के क्षेत्र में जो राज्य थे उनको राजतंत्रात्मक राज्य कहा गया। और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य जिसे हम योदय वंश का राज्य कहते हैं, तक्षशिला का क्षेत्र कहते हैं, ये माद्रे वंश का राज्य कहते हैं, ये समस्त जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, और यहाँ पर राजतंत्र था वो गणतंत्रात्मक राजतंत्र था। तो पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। सॉरी, पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों की जो शासन प्रणाली है वो गणतंत्रात्मक थी, ध्यान रखना, गणतंत्रात्मक।
और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। पूर्वी क्षेत्र के राज्य नेपाल है, डबोक है, आसाम है, ये क्षेत्र आते हैं। और पश्चिमी क्षेत्र में योदे, मालव, ये इस तरह के तक्षशिला यानी पंजाब से लेकर के तक्षशिला का क्षेत्र आता है। और यहाँ पर जो विजय अभियान अपनाया गया वो इस तरह का, और इस नीति को हम कहते हैं प्राणायाम की नीति। प्राणायाम की नीति, प्राणायाम का मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य है वो झुक करके प्रणाम करते हुए अधीनता स्वीकार करते हैं, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं छठे चरण की, मैं यहाँ लिख रहा हूं ऊपर जगह नहीं होने के कारण ध्यान रखना, यहां देख लेना। छठा चरण, छठवां चरण या छठा चरण, छठा चरण है जिसका उल्लेख मिलता है 23वीं और 24वीं पंक्ति में, 24वीं पंक्ति में। और 23वीं और 24वीं पंक्ति में है यह विदेशी राज्यों के प्रति, विदेशी राज्यों के प्रति विजय अभियान। और विदेशी राज्यों के प्रति विजय अभियान की जो नीति थी उस नीति का नाम है कन्योपादान की नीति। कन्योपादान की नीति का मतलब ये हुआ कि विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, या विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, और वैवाहिक संबंध स्थापित करके वो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह की नीति का अनुसरण करते हैं। एक बात पुनः देख लीजिए, आपके सामने है 6 विजय अभियान। समुद्रगुप्त के सवाल पूछा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? आपके सामने है समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धरणीमंत संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के 6 विजय अभियान है। प्रथम चरण का विजय अभियान है जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति 13वीं 14वीं पंक्ति में मिलता है। इसे आर्यावर्त का क्षेत्र कहते हैं, जहां पर 3 राज्य को जीता जाता है। यहाँ पृष्ठभूधारण की नीति, विलय की नीति अपनाई जाती है। और दूसरे चरण का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में 19वीं 20वीं पंक्ति में मिलता है। इसे दक्षिण पथ का विजय अभियान कहते हैं। यहाँ दक्षिण भारत के पूर्वी तट के राज्यों को जीता जाता है। पूर्वी तट ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति यहाँ अपने जाती 3 नीतियां हैं, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीतियां। ग्रहण का मतलब होता है दिन से स्वीकार करना, मोक्ष का अर्थ होता है राजा को राज्य से मुक्त करके निकटतम संबंधी को राज्य देना, अनुग्रह का मतलब है निवेदन करके राज्य को प्राप्त करना। दक्षिण भारत की विजय अभियान। तीसरा चरण है 21वीं पंक्ति में उल्लेख, जिसको 8वीं विजय अभियान कहते हैं, और इस नीति का नाम है परिचारिक अर्थ नीति। इसका मतलब होता है सेवक बन करके, यानी उनको अपना राज्य में सेवक बना लेना। चौथा चरण है जिसका उल्लेख भी 21वीं पंक्ति में मिलता है, इसे हम आर्यावर्त का विजय अभियान कहते हैं। और यही आर्यावर्त के क्षेत्र के 12 राज्यों को इन्होंने जीता, और आर्यावर्त की जो नीति है पृष्ठभूधारण की, वही नीति वापस से अपनाई जाती है। और उसके बाद 5वां चरण है जिसका उल्लेख 22वीं पंक्ति में मिलता है, और जिसमें सीमांत राज्यों को जीता जाता है। और सीमांत राज्यों के प्रति, सीमांत राज्यों के 2 भाग है, पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य। पूर्वी राज्य में राजतंत्रात्मक शासन है और पश्चिमी राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन है। और यहाँ पर प्राणायाम की नीति को अपनाया जाता है। प्राणायाम मतलब इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और छठा जो चरण है जिसका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में 23वीं और 24वीं पंक्ति में उल्लेख मिलता है, जहाँ विदेशी राज्यों के प्रति नीति अपनाई जाती है। और इस नीति का नाम है कन्योपादान की नीति, सर्वकारण कन्योपादान की नीति। अर्थात वो राज्य जो है वो वैवाहिक संबंधों के आधार पर समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इन समस्त विजय अभियानों के बाद ये सारे राज्य जो है अंत में समुद्रगुप्त के हाथ से निकल जाते हैं। जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट से पूरा यूरोप चला गया, उसी प्रकार समुद्रगुप्त के हाथों से ये पूरे क्षेत्र निकल जाते हैं। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। इसके अलावा समुद्रगुप्त की अन्य उपाधियां हैं। कविराज, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, कविराज की उपाधि दी गई है, और वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। और इससे हम पता लगाते हैं, एक और उल्लेख मिलता है संगीत का तुम्बरू, नारद और ऋषि कश्यप, ये तीनों संगीतकार हैं। इनसे तुलना करते हुए समुद्रगुप्त को इनसे ज्यादा विद्वान बताया गया है। कविराज की उपाधि के साथ साथ
ये भी उल्लेख समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को व्याघ्रहंता, सिंहहंता की उपाधियां दी गई है। इसके अलावा समुद्रगुप्त का सिंहल द्वीप के साथ, श्रीलंका के साथ किस तरह का संबंध रहा कि श्रीलंका के शासक ने यहाँ बोध गया के अंदर एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी। तो इस तरह से समुद्रगुप्त का एक विस्तृत साम्राज्य था और इसका ये इस प्रकार का विजय अभियान। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के समय स्थापत्य कला साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, या गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसका हम उल्लेख अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।